Let's continue with exercise 4.3 question number 3. This is very important concept. इसमें आपको क्या दिया है कि if the point 3,4 lies on the graph of the equation, यदि ये जो point है 3,4, what does 3,4 refer to? It refers x equal to 3, y equal to 4. क्योंकि ये ग्राफ के ऊपर कोई पॉइंट है, ग्राफ पे पॉइंट हम प्लॉट कर चुके हैं, हमें पता है एक x की वैल्यू होती है, एक y की, और ऑर्डर्ड पेयर है, पहले x आता है फिर y आता है ना। तो ये 3,4 इसके ग्राफ पे लाई करता है। हाँ, इसका क्या मतलब, x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 4 रखने पे इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल होगा। तो आगे क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। इक्वेशन आप पढ़ोगे तो दिस इज 3y इक्वल टू ax प्लस 7। तो यहाँ a है, x है, y है, और हमें x और y की वैल्यू पता है क्योंकि ये पॉइंट ग्राफ पे लाई करता है। तो ये किसकी वैल्यू है, x और y की। तो हम जैसे x और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल, इक्वेशन किस में बन जाएगी, a में। a क्या है, 1 वेरिएबल, तो दिस इज इक्वेशन इन 1 वेरिएबल जो आप 6, 7, 8 सब में सॉल्व किए हो, है ना। तो एकदम ईजी कंसेप्ट है एंड बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है क्योंकि ये क्वेश्चन बेटा 1 मार्क के लिए तो बड़ा फेवरेट है और 2, 3, 4 मार्क्स में भी आ जाता है, डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ स्कूल। बाकी सिंपल सा कंसेप्ट है एकदम। यदि आपका ये पॉइंट जो है ये ग्राफ के ऊपर लाई कर रहा है, मतलब इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो x और y की वैल्यू है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, है ना। तो हम क्या करेंगे, हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 4 इन गिवन इक्वेशन। कम मार्क्स में आए तो ये सब लिखने की भी ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट आप कर दोगे। 3y मतलब y क्या है 4, 3 इंटू 4 इक्वल टू a इंटू 3, तो a इंटू 3 को 3a लिखेंगे प्लस 7, 3 4 का क्या हो गया 12, 7 इधर आएगा -7, दिस इज इक्वल टू 3a, 12 माइनस 7 5, 3 इधर डिवीजन में आ गया, a की वैल्यू क्या आ गई 5/3। कब मार्क में आए तो ये 3 4 12, 12 माइनस 7 5 आप ओरली कर सकते हो तो आंसर डायरेक्टली आ जाएगा 5/3, है ना। यदि कम मार्क्स में आए तो उस हिसाब से स्टेप्स कम कर दो, कंसेप्ट तो सेम रहेगा, क्वेश्चन थोड़ी चेंज हो गया, क्वेश्चन तो वही है। ज़्यादा मार्क्स में आया तो हम ये सब स्टेप्स शो करके लिखेंगे। फॉर a इक्वल टू 5/3, 3,4 इस पर ग्राफ पे लाई करेगा। 1 मार्क में आया तो हम ये सब मेंटली करके लिख देंगे आंसर सीधे a इक्वल टू 5/3। अब देखो ये a इक्वल टू 5/3 रखने पे दोनों पार्ट इक्वल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, आप चेक कर लो, आपको आंसर यही पता चल जाएगा। a आपका क्या आया है 5/3, x की वैल्यू क्या थी 3 प्लस 7, 3 3 कैंसिल, 5 प्लस 7 क्या हो गया 12, और 3 इंटू 4 या y की वैल्यू निकालो इससे तो 12/3, y क्या आया 4, y की वैल्यू क्या गिवन थी 4, या हम 3 4 कर देते तो 12 इक्वल टू 12, इक्वेशन इक्वल। कंसेप्ट क्लियर। तो इस तरह से आपको a की वैल्यू निकालनी थी। बस इसमें क्या होगा, इक्वेशन चेंज हो जाएगी। हाँ, आपको a की जगह कुछ और वेरिएबल दिया जा सकता है, बट द कंसेप्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको ध्यान से प्रैक्टिस करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, अगेन द वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ टैक्सी फेयर। हाँ, आप ओला उबर में बैठते हो, आपको पता है कैसे होता है। तो क्या होता है कि बेटा एक फिक्स चार्ज होता है, जैसे मान लो 50 रुपये है कि 2 किलोमीटर तक का 50 रुपये, है ना। अपना ऐसे ही होता है ओला उबर का। नहीं तो क्या होगा, आपने घर से टैक्सी बुक कर दी, ओला वाला आया, आपने बोला मैं तो नहीं जा रहा, मेरा मूड बदल गया, या आप उसमें बैठे और थोड़ी दूर जाके उतर गए 500 मीटर पे या आधा किलोमीटर या 1 किलोमीटर पे, और बोला कि कुछ हुआ ही नहीं मीटर में, तो मैं तो पैसे नहीं दे रहा, मुझे तो बस यहीं तक जाना था, या मेरा मूड नहीं है, वॉट एवर रीज़न यू कैन गिव एंड यू कैन कैंसिल द राइड। तो क्या होगा, वो बेचारा टैक्सी वाला जो बहुत दूर से आया है उसका तो लॉस हो गया, है ना, क्योंकि वो पता नहीं कितना पेट्रोल डीजल भी इतना महंगा हो गया, वो जला करके आया और आपने मना कर दिया कि मुझे तो जाना ही नहीं है। नहीं तो आप जा रहे थे जल महल घूमने, तो 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर कुछ चार्जेस बनते, उसको कुछ अच्छा पेमेंट मिलता, अब आपने तो उसकी ट्रिप ही कैंसिल कर दी, है ना। ऐसा पॉसिबल है। इसलिए टू सेफगार्ड देयर राइट्स, हाँ, कि उनका लॉस नहीं हो, इसलिए क्या करते हैं कि एक फ़िक्स चार्ज होता है। जनरली टैक्सी में देर इज़ अ फिक्स चार्ज कि 2 किलोमीटर का 50 रुपये देना ही पड़ेगा। अब आप यदि 2 किलोमीटर तक गए तो भी ठीक है, 2 किलोमीटर से कम गए तो भी ठीक है, आपको 50 रुपये तो देना ही पड़ेगा। आप भले ही बीच में उतर जाओ, उसका लॉस नहीं है, फिर लॉस आपका है। पर आप यदि ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करते हो तो फिर पर किलोमीटर चार्जेस लगेंगे, है ना। इसी तरह का सिस्टम होता है। तो आप अपने आप कैलकुलेट कर सकते हो, इफ़ यू नो देयर रेट्स, आप उसका एक रिलेशनशिप बना सकते हो विच इज़ लीनियर इक्वेशन।
हाँ, फेयर में और डिस्टेंस में एक इक्वेशन बना करके यू कैन योरसेल्फ कैलकुलेट कि कितना बिल बनेगा। दैट इज़ द कंसेप्ट ऑफ दिस टैक्सी फेयर क्वेश्चन, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह का आपका लाइब्रेरी का भी क्वेश्चन होता है, आपका हॉस्टल चार्जेस का क्वेश्चन होता है, और भी कई तरह के इसी कंसेप्ट पे क्वेश्चंस फ्रेम हो जाते हैं। तो इसको हम समझें, इसमें बोला क्या जा रहा है कि टैक्सी फेयर इन अ सिटी, एक शहर में टैक्सी के फेयर कैसे हैं कि फॉर द फर्स्ट किलोमीटर का चार्ज क्या है, फेयर इज ₹8, एंड फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस, फिर पर किलोमीटर, हर किलोमीटर पे आपका चार्जेस क्या है, ₹5 पर किलोमीटर चार्जेस ₹5 है, और पहले किलोमीटर का ₹8 लगता है। हाँ, यदि आप मतलब 2 किलोमीटर यदि आपने डिस्टेंस ट्रेवल किया उस टैक्सी में फॉर 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर का तो आप 8 दोगे, अगले 1 किलोमीटर का 5 दोगे, तो आपका बिल कितना होगा, 30। यदि आपने 3 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया तो फर्स्ट किलोमीटर का तो 8 दोगे। अब 3 × 5 करेंगे क्या, 3 किलोमीटर का, हमको पता है कि हमने 1 किलोमीटर का चार्ज दे दिया है, तो हम तो बहुत स्मार्ट है, हम क्या करेंगे, 1 किलोमीटर दे दिया है, 3 - 1, अब 2 किलोमीटर का हम ₹5 के हिसाब से देंगे, तो 2 × 5 = 10, 10 + 8 ₹18 का बिल होगा। हाँ, यदि हम 4 किलोमीटर चले गए तो ऐसे तो आपको पता है कि आप इसी में 5 ऐड कर दो, 23 आ जाएगा। पर मान लो कि भाई हमने ये सब तो कैलकुलेट ही नहीं किया, हमारे पास ये सब डेटा है ही नहीं, हम तो 4 किलोमीटर ही गए, तो हम क्या करेंगे, ₹8 तो फर्स्ट किलोमीटर का, फिर 4 किलोमीटर में से 1 किलोमीटर सब्ट्रैक्ट कर दिया बिकॉज ऑफ दिस ₹8। अब बचे कितने, 4 - 1 3 मल्टीप्लाइड बाय पर किलोमीटर चार्जेस क्या है, ₹5, तो 5 × 3 क्या हो गया, 15, 15 + 8 23, ये आंसर आ गया। सिमिलरली यदि आप ऐसे ही 10 किलोमीटर चले गए, तो अब मैंने 9 किलोमीटर कैलकुलेट नहीं किया है, तो आई कैन नॉट डायरेक्टली एड 5, राइट। तो 8 किलोमीटर 4 किलोमीटर का ₹8 चार्ज फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, और बचे कितने, 10 - 1 9 किलोमीटर, 9 किलोमीटर का ₹5 के हिसाब से 9 × 5 = 45, तो 45 + 8 ₹53 का बिल बन जाएगा। हाँ, यू कैन कैलकुलेट लाइक दिस। तो कुछ रिलेशन दिख रहा है आपको, क्या रिलेशन दिख रहा है कि हर बार 8 तो ऐसे ही प्लस हो रहा है, और ये जो 5 है ये मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, डिस्टेंस में से 1 माइनस करके, और हमको क्या मिल रहा है, टोटल फेयर। तो यदि हम फेयर को रिप्रेजेंट कर दें y से और डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट कर दें x से, तो ये हमारा इक्वेशन क्या बन रहा है, बार बार हम देखें तो फेयर इक्वल टू, टोटल फेयर इक्वल टू 8 तो ऐसे ही प्लस होगा, प्लस डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उसमें से हमने हर बार क्या किया है, 1 माइनस किया है, तो डिस्टेंस x है, x - 1, और इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, ₹5 से, क्योंकि ₹5 पर किलोमीटर चार्जेस हैं। दिस विल गिव यू इन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट द फेयर बीइंग चार्ज इन दैट सिटी, है ना। ये आपकी इक्वेशन बन गई, क्या बन गई, इसको ओपन करेंगे तो 8 + x - 1 मल्टीप्लाइड बाय 5, दैट इज 5x - 5, तो 8 - 5 लाइक टर्म्स शुड बी कंबाइंड, 3 बचा, आप इसको 5x + 3 या 3 + 5x लिख सकते हो। तो अब आप देखो आपकी जो y = 5x + 3 आपकी लीनियर इक्वेशन बन गई, किसके लिए, फेयर के लिए। हाँ, y = 5x + 3 वेयर y इज फेयर, x इज डिस्टेंस। तो देखो 2 किलोमीटर के लिए 5 × 2 = 10, 10 + 3 13, 3 किलोमीटर के लिए 5 × 3 = 15, 3 × 5 = 15, 15 + 3 18, 4 किलोमीटर के लिए 5 × 4 = 20, 20 + 3 23, 10 किलोमीटर के लिए 10 × 5 = 50, 50 + 3 53। आपको 25 किलोमीटर के लिए निकालना है, तो देखो 25 × 5 = 125, 125 + 3 ₹128। ये आपका बिल खट 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 बनता जाएगा यदि आपने इस तरह से लीनियर इक्वेशन बना ली फेयर और डिस्टेंस और जो भी चार्जेस हैं उनके बीच में। तो दिस इज़ द कंसेप्ट, आई होप दिस इज़ क्लियर। पर हम इसको शुरू से शुरू करते हैं, एग्ज़ाम में ये सब बातें हमें नहीं लिखनी है। एग्ज़ाम में हमको यदि क्वेश्चन आएगा कि द टैक्सी फेयर वाला क्वेश्चन, तो हम क्या लिखेंगे कि लेट, अच्छा ये दे देते हैं आपको 9th में क्या है कि यहाँ पर दे देते हैं कि टेक द डिस्टेंस कवर्ड एज x एंड टोटल फेयर एज ₹y, तो आपको अजम्पशन लिखना ही नहीं है। अदरवाइज यदि ये मेंशन ना हो तो हम सबसे पहले ये लिखेंगे कि लेट द डिस्टेंस कवर्ड इज x किलोमीटर एंड टोटल फेयर इज ₹y, है ना। यदि नहीं दिया है तो हमें ये लिखना पड़ेगा। अब हम क्या लिखेंगे, टोटल फेयर, आप चाहो तो ये कंसेप्ट याद रख सकते हो,
टोटल फेयर इक्वल टू फिक्स्ड चार्ज, हाँ जो भी फिक्स्ड चार्ज गिवन है वो, प्लस क्या ऐड होता है इसमें, रेट पर किलोमीटर, या रेट की जगह आप चार्ज भी यूज़ कर सकते हो वर्ड, चार्ज पर किलोमीटर मल्टीप्लाई किससे होता है, टोटल डिस्टेंस -1, क्योंकि 1 किलोमीटर का फिक्स था, यदि 3 किलोमीटर का फिक्स होता तो टोटल डिस्टेंस में से 3 किलोमीटर माइनस हो जाता, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड -1, इनका प्रोडक्ट, हाँ ये समझने के लिए, लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये आप अपने समझने के लिए, क्योंकि कोई भी इक्वेशन आप इस कंसेप्ट में फिक्स कर दो आपकी इक्वेशन फ्रेम हो जाएगी, हाँ डिस्टेंस वाली। तो यहाँ पर हमारा क्या है कि हमने ये नहीं लिखोगे, एग्जाम के लिए लिखना ज़रूरी नहीं है, हाँ आपका यदि एजम्पशन नहीं दिया है तो आपको एजम्पशन लिखना पड़ेगा कि लेट द डिस्टेंस कवर्ड बी x किलोमीटर एंड टोटल फेयर इज ₹y। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो रहा है, फेयर इक्वल टू आपका ₹8 प्लस ₹5 पर किलोमीटर, डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या है x, और 1 किलोमीटर का फेयर फिक्स था, तो y इक्वल टू 8 + 5 टाइम्स x - 1। दिस इज हाउ यू विल फ्रेम द इक्वेशन। तो दिस इम्प्लाइज y इक्वल टू 8 + 5x - 5, कंबाइन करेंगे 8 - 5 3, तो 5x + 3 लिखो या 3 + 5x लिखो, एक ही बात है। तो y इक्वल टू 3 + 5x, या इसको आप लिख सकते हो इक्वली y इक्वल टू 5x + 3, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। और यदि आप इसको इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहो तो 5x - y + 3 = 0, ये भी ठीक है। और इनको उधर ले जाते हैं तो इक्वेशन क्या बनती, -5x + y - 3 = 0, ये भी ठीक है। बट जनरली व्हाट आई प्रेफर या व्हाट इज़ प्रेफर्ड इज़ a शुड बी पॉजिटिव, x का कोफिशिएंट जनरली हम पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्म ज़्यादा ठीक है, ऐसे तो ये भी करेक्ट है, बट ये लिखो, दोनों में मार्क्स मिलेंगे, काट नहीं सकता कोई, हाँ पर ये इक्वेशन है, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब उन्होंने क्या बोला था कि ड्रॉ इट्स ग्राफ, अब इसका ग्राफ बनाना है, हाँ और ग्राफ से भी हम बता सकते हैं कि यदि हमने इतने रुपए दिए तो हम कितने किलोमीटर जा पाएंगे, या हमें इतने किलोमीटर जाना है तो कितना टिकट बिल बनेगा। दोनों चीज़ें इक्वली कैलकुलेटेबल हैं फ्रॉम द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन। तो भाई ये इक्वेशन बन गई है, अब आपको इसका ग्राफ बनाना है। तो आपको पता है कि ज़्यादा ईजी सॉल्यूशन फिर कौन सा है, ये वाला या ये वाला, है ना, जिससे हम x की वैल्यू सब्सटीट्यूट करते जाएंगे, y की वैल्यू आती जाएगी। तो लेट्स स्टार्ट सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यूज़ ऑफ x। आई एम यूजिंग दिस वन 5x + 3। तो फर्स्ट सॉल्यूशन हमने ले लिया x = 0, तो y = क्या आएगा, 5 × 0 + 3। क्या मतलब निकला इसका, प्रैक्टिकली देखें, x 0 मतलब हम कहीं गए नहीं, और y मतलब फेयर, हम 3 रुपये देंगे। तो कई सॉल्यूशंस ऐसे आएंगे जो प्रैक्टिकली लाइफ में पॉसिबल नहीं है, पर वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, है ना, वो उसके ग्राफ पे लाए करेंगे। नेगेटिव भी आएंगे, है ना, कि हम x की वैल्यू माइनस में रख दें, हमने -2 रख दी, तो -10 + 3 - 7, तो हम -2 किलोमीटर गए तो -7 रुपीज़ देंगे। दैट इज़ नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, बट दैट इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ द ग्राफ, है ना, उस ग्राफ का सॉल्यूशन है, ठीक। तो जो नेगेटिव वैल्यूज़ है जनरली वो एक्सेप्टेबल नहीं होती हैं इस तरह के प्रैक्टिकल केसेस में, बट ये सॉल्यूशन निकलेंगे, सेम ग्राफ पेपर पर लाए करेंगे। x 0 रखने पे y 3 आ गया, x की वैल्यू आपने 1 ले ली, तो y क्या होगा, 5 × 1 + 3 दैट इज़ y 8। ये तो आपको पता ही था, 1 किलोमीटर का 8 रुपये। अब यदि आपने x की वैल्यू 2 ले ली तो भी आपको पता है y की वैल्यू क्या आएगी, अभी हमने सारी निकाल ली थी, तो ये आ जाएगा 13। ये हमारे सॉल्यूशन आ गए, हाँ ये हमारे सॉल्यूशन आ गए। वी वांट टू प्लॉट दिस, तो आपको क्या पता है, सबसे पहले आपको इसको टेबुलर फॉर्म में लिख लेना चाहिए। x y, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 8, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 13। हमको क्या दिख रहा है, y की वैल्यूज़ थोड़ी ज़्यादा हैं, x की वैल्यू कम चल रही है, ठीक है। तो x 0 1 2 है और y की वैल्यू ऐसी आ रही है। अब हमको क्या करना है, इसका ग्राफ प्लॉट करना है, तो हम ग्राफ पेपर निकाल लें और फिर इस पर हमको वैल्यूज़ ऐसी लेनी पड़ेगी कि y की वैल्यू 13 तक जानी चाहिए। मेरे पास तो जो ग्राफ पेपर है इसमें सारी वैल्यूज़ हैं, तो देयर इज़ नो इशू। x = 0 पे y की वैल्यू 3, तो x = 0,
y की वैल्यू 3, ये पॉइंट यहाँ पर आ गया। फिर है x इक्वल टू 1 पे y की वैल्यू 8, x इक्वल टू 1 के कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू 8, ये यहाँ पे कहीं आएगा, करेक्ट लग गया मेरा। x इक्वल टू 2 पे y की वैल्यू 13, x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 13, 2,13 थोड़ा इधर उधर हो गया, 2 परफेक्ट। ये तीनों पॉइंट लग गए। अब हम क्या करेंगे, हम इनको ज्वाइन करते हुए लाइन बनाएंगे। तो हम इनको, ठीक है, हमने इस पॉइंट पे उंगली रखी और अरे मैंने लाइन ही तो सेलेक्ट किया है, लाइन ये आ गई, ये बन गया मेरा ग्राफ। ये आ गया ग्राफ, ठीक, ये आपका इसका ग्राफ है। अब आपको क्या क्या चाहिए, आपको यहाँ पर पूरी इसमें वो करनी पड़ेगी लेबलिंग। यहाँ पर आप क्या लिखोगे, x क्या था, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, यहाँ पर हम मेंशन करेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड, और डिस्टेंस की यूनिट क्या है, इन किलोमीटर। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, टोटल फेयर, ब्रैकेट में इन रुपीस, RS भी लिख सकते हो, R लिख के सिंबल भी लगा सकते हो। अभी हमने दोनों पे 1 यूनिट ले लिया है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, स्केल ऑन x एंड y एक्सेस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट। देखो अलग अलग होती तो मैं यहाँ लिखती 1 किलोमीटर, y पे क्या लिखती 1 रुपीस, है ना। यदि हमारी अलग अलग स्केल होती तो हम 1 रुपीस एंड 1 किलोमीटर दोनों चीज़ें ढंग से मेंशन करते, ठीक है। तो ये आपका ग्राफ बन गया, और इसके ऊपर आपको इक्वेशन भी लिखना चाहिए। इक्वेशन क्या थी, y इक्वल टू 5x प्लस 3, y इक्वल टू 5x प्लस 3। अब देखो ये है, अब यदि हमको इस पे बोल देते कि भाई आपने 10 रुपए में कितने दूर जा पाओगे, तो हम क्या करते, हम यहाँ से 10 रुपीज़ के कॉरस्पॉन्डिंग एक लाइन बनाते, स्ट्रेट लाइन है, टेढ़ी मेढ़ी जा रही है मेरी, हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं यहाँ से, ठीक। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग इधर ड्रॉ करते हैं कि 10 रुपये में हम मान लो 1.5 किलोमीटर आ रहा है, 1 पॉइंट समथिंग, तो हम उतना डिस्टेंस ट्रेवल कर पाएंगे। अब यदि हमसे बोलते हैं कि 4 किलोमीटर के कितने पैसे, तो हम इधर से लाइन बनाते इस ग्राफ को, जहाँ इंटरसेक्ट करे ये जो आपकी लाइन जा रही है, वहाँ जहाँ इंटरसेक्ट करे उसके कॉरस्पॉन्डिंग, हाँ इसके कॉरस्पॉन्डिंग इधर वैल्यू देखते, जो भी इसकी वैल्यू आती उससे हमें उसका फेयर पता चल जाता। तो हमको ग्राफ से भी कई बार पूछ लेते हैं, और यदि ग्राफ से वैल्यू पूछी है तो ग्राफ से ही बतानी है, फिर आप उसको इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके चेक कर सकते हो, बट बताना ग्राफ से ही पड़ेगा, ठीक है। चलो ये हो गया कंप्लीट। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टैक्सी फेयर हो गया। फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो, जैसे एग्जाम्पल में था कि हमको कुछ इक्वेशंस दे दी और उसके रिस्पेक्टिव ग्राफ्स दे दिए, हाँ, और हमको बताना है ये किस इक्वेशन का ग्राफ है। तो हमने ये फर्स्ट ग्राफ को देखा ध्यान से, तो ये लाइन हमारी ऐसे जा रही है, हाँ, ये पॉइंट जो है इस पे x की वैल्यू -1 है, y की वैल्यू +1 है, और ये 0 0 ओरिजिन है, और इस पे x पॉजिटिव y नेगेटिव। हाँ, हमको सॉल्यूशन दिख रहे हैं, हमको क्या दिख रहा है, x और y की वैल्यू सेम है 1 1, पर साइन अपोजिट है, x और y एक दूसरे के अपोजिट, x इक्वल टू -y या y इक्वल टू -x, इस तरह का रिलेशन दिख रहा है कि वैल्यू तो इक्वल है, 0 0 माइनस, देखो 0 में माइनस प्लस कोई मतलब नहीं होता, तो आप इसको समझोगे बात को, तो x इक्वल टू वाई इज़ रॉन्ग, क्योंकि x इक्वल टू वाई होता तो 1 इक्वल टू 1 होता, 1 इक्वल टू -1 नहीं होता, है ना। तो ये वाला सॉल्यूशन रॉन्ग हो गया। अब x प्लस वाई इक्वल टू 0, इसमें सब्स्टिट्यूट करके देखें तो -1 + 1 गिव्स यू 0, 0 + 0 इज़ 0 एंड 1 + -1 इज़ ऑल्सो 0,
तीनों सॉल्यूशन इस पर सेटिस्फाई होंगे। तो ये आपकी इक्वेशन है। y इक्वल टू 2x, x 1 रखोगे तो y 2 आ जाएगा, ये नहीं सेटिस्फाई होगी। हाँ, इसमें y की जगह यदि हम 1 रखें +1 तो 2 + 3 5 आएगा, जबकि x की वैल्यू क्या है -1, मतलब -7 आना चाहिए। दे आर नॉट इक्वल टू ईच अदर। तो हमको क्या पता चल गया कि ये जो है x + y = 0, सिर्फ ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। इसका सॉल्यूशन बहुत इजी था बेटा, यदि आप पॉइंट्स पे ध्यान दोगे। ये +1 है, ये -1 है, मतलब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू -1 है। यहाँ पर x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू +1 है, मतलब नंबर सेम है बट साइन चेंज हो रहे हैं। इसका मतलब x = -y इधर आया तो x + y = 0, ये इक्वेशन बन गई, है ना। तो ये कंसेप्ट आपको याद रखना है, ठीक। सेकेंड इक्वेशन, अब ये तो बहुत आसान था, देख के पता चल रहा था। सेकेंड में हमको क्या पॉइंट्स दिए हुए हैं, ग्राफ अभी भी जा इस तरह से रहा है बट दिस इज़ नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। फर्स्ट सॉल्यूशन क्या दिख रहा है, -1, 3, सेकेंड है 0, 2, थर्ड इज 2, 0, ठीक है। तो हम इसमें सब्सटीट्यूट करें कि y = x + 2 में यदि हम रखें y = x + 2, पहला सॉल्यूशन क्या है -1, 3। व्हाट डज -1, 3 इम्प्लाइज कि x की वैल्यू -1 है, y की वैल्यू 3 है, तो -1 + 2 करेंगे तो आंसर 1 आएगा, पर y की वैल्यू 3 है। तो ये तो फर्स्ट पे ही रॉन्ग हो गया, फर्स्ट सॉल्यूशन करेक्ट नहीं है, तो अगला रखने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड में हम क्या है हमारा सॉल्यूशन, y = x - 2, x -1 और ये -2, आंसर क्या आया -3, पर y तो क्या था +3, दिस इज़ नॉट इक्वल टू +3, तो ये इक्वेशन भी नहीं हो सकती। थर्ड में हम देखें y = -x + 2, तो ये 1 हो जाएगा, -(-1 + 1), 1 + 2 3, एक सॉल्यूशन मैच हो गया। एक सॉल्यूशन मैच हो गया तो हम ये नहीं कह देंगे कि ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन का है, हम सेकेंड सॉल्यूशन सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो अब हम इसी में क्या रखेंगे, सेकेंड सॉल्यूशन। सेकेंड सॉल्यूशन क्या है 0, 2, तो x = 0, -0 + 2, तो आंसर क्या आ गया 2। तो x = 0 रखने पे y2 ये भी सेटिस्फाई हो गया। अब भाई ये भी सेटिस्फाई हो गया तो तीसरा भी चेक करना पड़ेगा। तीसरा क्या है 2, 0, x की जगह 2 रख दो तो -2 + 2, आंसर क्या आया 0, तो ये सॉल्यूशन भी मैच हो गया। ऑल द 3 सॉल्यूशन सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, सो ये ग्राफ इस इक्वेशन का ग्राफ है, ये हमको पता चल गया, है ना। अब हमको लास्ट चेक करने की ज़रूरत नहीं है, हाँ, पर मैं आपको एक बार करके बता देती हूँ। x + 2y, x यदि -1 है प्लस y क्या है 3, 3 2 = 6, -1 + 6 क्या आएगा 5, 6 नहीं आता, तो दिस इज़ नॉट इक्वल टू 6, तो ये भी इसका नहीं है। और जैसे ही आपको आंसर मिल गया फिर आगे वाले में सब्स्टिट्यूट करना ही नहीं है, क्योंकि एक ही सॉल्यूशन होगा, 2 सॉल्यूशन होंगे नहीं, है ना। तो ये हो गया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। जैसा हमने एनसीईआरटी में किया था वर्क एंड टाइम का, उसका फोर्स एंड एक्सीलरेशन का, वैसे ही रिलेशन वर्क और फोर्स में है। यदि हम किसी पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो वर्क डन तभी माना जाता है जब डिस्टेंस ट्रेवल्ड हो। यदि हम आकर के दीवार में धक्का लगाने लग जाएं और दीवार तो हिली नहीं, तो वर्क डन क्या हो जाएगा 0, जब तक ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट ना हो, डिस्टेंस ट्रेवल ना करे, वो डिस्प्लेस ना हो अपनी जगह से, तो काम किया हुआ नहीं माना जाता। हाँ, ये जब वर्क एनर्जी एंड पावर पढ़ोगे तो आपको अपूर्व सर बताएंगे कि वर्क तभी होता है जब, मतलब आपका वर्क डन का फॉर्मूला होता है वर्क डन = फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। एस डिस्प्लेसमेंट होता है, एफ फोर्स होता है। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यदि डिस्प्लेसमेंट 0 है तो फोर्स कितना भी अप्लाई कर दिया, एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 विल गिव यू 0। हाँ, ये बेसिक कंसेप्ट है आपका फिजिक्स का। पर यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब ये समझो। इफ़ द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन अप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स, एक कांस्टेंट फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं और वर्क डन जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसके प्रोपोर्शनल है। फोर्स कांस्टेंट है, मतलब बेसिकली क्या है, वर्क डन इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, और वर्क डन ये डिस्प्रोपोर्शनल हटाने के लिए हमने उसमें के लगाया था, यहाँ हमें पता है वो के क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स की वैल्यू हमको यहाँ पर दे दी कि भाई वो कांस्टेंट फोर्स को 5 यूनिट्स ले लो, जैसे हमने एग्जांपल में उसको के की जगह 3 डाल दिया था, तो हम ग्राफ बना पा रहे थे। तो ये W = क्या हो गया 5 × S, ये 5 है और ये S है,
डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो ये आपकी क्या बन गई इक्वेशन, वर्क डन इक्वल टू 5 टाइम्स डिस्प्लेसमेंट, जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ उसका 5 टाइम्स वर्क डन हो। तो express this in the form of an equation in two variables and draw the graph of the same by taking the constant force as 5 units. Also read from the graph the work done when the distance traveled by the body is 2 units and 0 unit. अब देखो क्या बोला, ग्राफ से बताओ कि वर्क डन कितना है यदि डिस्टेंस ट्रेवल्ड 2 यूनिट और 0 यूनिट है। इसका क्या मतलब, जब हम सॉल्यूशन निकालेंगे हम ये वैल्यू नहीं डालेंगे, क्यों? क्योंकि हमें बोला ग्राफ से बताओ, तो सॉल्यूशन ग्राफ से ही आना चाहिए। हाँ, जो वैल्यू आपको बोल दी कि ग्राफ से ये देख करके बताओ कि इस पे क्या होगा, और वो आपने ऐसे सब्स्टिट्यूट करके सॉल्यूशन में निकाल दी, तो वो गलत हो जाता है। उसमें आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपने ग्राफ में पहले से ही वो वैल्यू ले ली जो आपको ग्राफ से देख करके बतानी थी। हाँ, ग्राफ से देखकर बतानी थी और आपने पहले ही सब्स्टिट्यूट कर दी, तो दैट्स एन इनकरेक्ट मेथड। तो हमेशा ये बात याद रखो, जो भी वैल्यूज़ ग्राफ से बतानी है वो ग्राफ में ही ली जाएंगी, उनको सॉल्यूशन में हमको नहीं सब्स्टिट्यूट करनी है। ठीक है, ये बात बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना। तो ये हमारा यहाँ पर देखो वर्क डन हमको अज्यूम करना है, इन्होंने दिया नहीं है, तो हमें लिखना पड़ेगा लेट द वर्क डन इक्वल टू, आप एक्स वाई में भी ले सकते हो, आप डब्ल्यू भी ले सकते हो, आपकी मर्जी, इक्वल टू डब्ल्यू एंड डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इक्वल टू एस, या चलो वाई ले लेती हूँ, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी इज़ वाई मीटर। ठीक है, तो और फोर्स हमको क्या दिया है 5 न्यूटन। तो वर्क डन इज प्रोपोर्शनल टू वाई, दिस इम्प्लाइज वर्क इक्वल टू एफ वाई, पर एफ की वैल्यू क्या है 5, तो वर्क डन इक्वल टू 5 टाइम्स डिस्प्लेसमेंट होता है एक्चुअली डिस्टेंस ट्रेवल की बजाय वो, तो डब्ल्यू इक्वल टू 5 वाई। मुझे वाई की वैल्यू 2 और 0 नहीं लेना है, हाँ, ग्राफ प्लॉट करने के पहले। तो हम क्या करेंगे, हमने ले लिया लेट y इक्वल टू 1, तो w इक्वल टू 5 1 5 का टेबल चल रहा है, जैसे वहाँ 3x था, तो 3 का टेबल था, यहाँ 5 है तो 5 का टेबल, तो 5 इंटू 1 w क्या आ गया 5। y की वैल्यू 2 नहीं लेना है, 3 ले सकते हैं। तो वर्क डन इक्वल टू 5 3 ज़ा, तो वर्क डन 5 3 ज़ा क्या होता है 15। हाँ, आपको और सॉल्यूशन चाहिए, आप 4 ले लो 5 ले लो, आपकी मर्ज़ी। तो 5 4 ज़ा, अब आपको टेबल तो पता ही है 20, ये आ गया। अब हम यहाँ पर इसका ग्राफ प्लॉट करना है, तो वर्क डन एंड वाई, वर्क डन 5 है, ये 1 है, ये 15 है, और ये 3 है, और ये 20 है, और ये 4 है। ये 3 सॉल्यूशन का मैंने लिख लिया। अभी देखो यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया है क्या, कुछ नहीं किया है, आपको सिंपली बोला है ग्राफ प्लॉट करो, तो आपकी मर्ज़ी है आप एक्स एक्सिस पे क्या वाई एक्सिस पे क्या लेते हो। अदरवाइज समटाइम्स दे यूज्ड टू मेंशन कि टेकिंग वर्क डन ऑन एक्स एक्सिस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑन वाई एक्सिस, ऐसा कुछ दे दें तो फिर आपको वही फॉलो करना पड़ेगा। इफ़ दे हैव नॉट गिवन समथिंग लाइक दैट, तो आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी ले सकते हो। तो ये हमने फिर से ग्राफ पेपर निकाल लिया। अब हमारी ये टेबल है, इसको थोड़ा और ऊपर करके फिर खोलते हैं, तो चलो हमने ऐसा ही ले लिया, इट विल बी ईजियर टू प्लॉट। वैसे तो उसमें ईजी होता है, एक्स इक्वल टू, अब एक साइड वाई है और एक साइड वर्क डन, तो यहाँ लिखेंगे वर्क डन, यहाँ लिखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड, हेडिंग डालना चाहिए, एरो लगेगा इन मीटर्स, यूनिट बताओ तो वो भी लिखो। अब आपका वर्क डन 5 यूनिट्स है जब y 1 है, वर्क डन 5 है जब y 1 है, तो ये पॉइंट आ गया 5,1। सेकेंड है 15,3, x इक्वल टू 15 पे y की वैल्यू है 3, तो ये पॉइंट आपका अराउंड यहाँ पे कहीं आ गया 15,3। फिर थर्ड है y की वैल्यू 20 और इसकी वैल्यू 4। तो ये 20, अब देखो मेरा ग्राफ पेपर छोटा पड़ गया, ये 20 है और ये इसके कॉरस्पॉन्डिंग 4 यहाँ पे कहीं आएगा। तो ये आ जाएगा 20,4।
फिर आप क्या करोगे, आप एक स्ट्रेट लाइन बनाओगे, ये तीनों पॉइंट सेम लाइन में आए ऐसे रखते हुए स्केल से उसको दोनों तरफ एक्सटेंड कर दोगे। अब x इक्वल टू 0 पे, x इक्वल टू 0 पे क्या पूछा था, y 0 रखोगे तो w कितना हुआ, तो y 0 रखोगे तो w भी 0 हो जाएगा। ये मेरा ग्राफ सही नहीं बना है क्योंकि प्रॉपर मैंने प्लॉट नहीं किया। y इक्वल टू 0 पे w की वैल्यू भी क्या आएगी 0, y2 रखोगे तो 2 पे ये जहाँ पे इंटरसेक्ट करे और ये यहाँ आ रहा है 10 पर, 5 2 ज़ा 10, हाँ तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या हो गया 10 यूनिट्स। ये ग्राफ से इस तरह से बताते हैं बेटा, है ना। इसको प्रॉपर ग्राफ पेपर पे बनाना, सारे ग्राफ बना करके मुझे भेजो, आई कैन चेक देम कि आपने ठीक किया नहीं किया है। ये थोड़ा सा वही है, यदि रेगुलर क्लास होती तो मैं आपका चेक कर सकती हूँ, पर अभी ये थोड़ा सा लिमिटेशन हो जाता है ऑनलाइन क्लासेस में। कोई प्रॉब्लम नहीं, आप भेजोगे तो ये भी चेक हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यामिनी एंड फातिमा 2 स्टूडेंट्स हैं 9th क्लास की, उन दोनों ने मिल करके प्रधानमंत्री दैट इज़ प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड, अभी जैसे कोविड के लिए गवर्नमेंट ने मांगा था, बंगाल में तूफान आ गया था तो उसके लिए अलग अलग रीजंस होते रहते हैं, उसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, लोगों से रिलीफ फंड इकट्ठा करती है और वहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है ना, क्योंकि हम तो जाके कर नहीं सकते हेल्प, हाँ हम तो हर जगह, हर व्यक्ति नहीं जा सकता, पर गवर्नमेंट के सिस्टम्स हर जगह होते हैं, तो दे कलेक्ट द रिलीफ फंड एंड प्रोवाइड इट टू द करेक्ट पर्सनस कि उसका सही यूटिलाइजेशन हो पाए। गवर्नमेंट अच्छी हो तो सही यूटिलाइजेशन होता है, गवर्नमेंट गड़बड़ हो तो वो करप्शन हो जाता है ना। बट द थिंग इज़ कि गवर्नमेंट को लोग देते हैं, इसमें देने पे आपको इनकम टैक्स में रिबेट भी मिलता है, तो इसलिए भी कई लोग देते हैं, है ना। कुछ लोग हेल्प के लिए देते हैं, कुछ रिबेट के लिए दे देते हैं, तो हमको हेल्प करना ही चाहिए। आप लोगों के स्कूल्स में भी आपको पता हो तो दे यूज़ टू कंट्रीब्यूट, है ना, कि आप कुछ कपड़े ले करके आओ या कुछ मनी डोनेट करो, फिर स्कूल के थ्रू वहाँ पे पहुँचाया जाता है। कहीं भी कुछ हो, नेपाल में अर्थक्वेक आ गया वगैरह, तो देखा होगा आपने ये सब। तो ये यामिनी और फातिमा ने मिल करके अर्थक्वेक विक्टिम्स के लिए प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में कितने रुपए कंट्रीब्यूट किए, 100 रुपीज़। 2 बच्चों ने मिल करके 100 रुपये दिए, बहुत पुरानी बुक है तो उस ज़माने में 100 रुपये की बहुत वैल्यू थी। हाँ, अब आपको बोल रहा है कि राइट अ लीनियर इक्वेशन विच सेटिस्फाइज दिस डेटा। अब यहाँ लिख दिया यू मे टेक देयर कंट्रीब्यूशन एज ₹X एंड Y, पर ये एग्जाम में बेटा हिंट्स लिखी हुई नहीं आएगी, वो आपको सोचना पड़ेगा कि हम इसको क्या अज्यूम करें। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम, और इसका ग्राफ प्लॉट करना है तो हमें लिखना पड़ेगा सबसे पहले लेट द, अब इसमें नाम बदल देंगे, बच्चों के नाम बदल दिए, कंट्रीब्यूशन का अमाउंट बदल दिया, रीज़न बदल दिया, एक अर्थक्वेक को फ्लड कर दिया या कोविड-19 कर दिया या कुछ और लिख दिया, कोई भी प्रॉब्लम लिखी जा सकती है, ठीक है। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बच्चों के नाम बदलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कंसेप्ट विल बी सेम। लेट द कंट्रीब्यूशन मेड बाय यामिनी बी X एंड फातिमा इक्वल टू Y रुपीज़। हाँ, यामिनी ने X रुपीज़ दिए, फातिमा ने Y रुपीज़ दिए, तो क्या बोल रहा है, दोनों ने मिलके 100 रुपये दिए, तो क्या होगा X + Y इक्वल टू 100, दोनों के मिला दिए तो 100 रुपीज़ हो गए। यही तो हो रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो ये आपकी क्या आ गई इक्वेशन, फर्स्ट क्या है यहाँ पर आपकी एक ही इक्वेशन बनेगी, ठीक। तो ये आपकी इक्वेशन आ गई। अब इसका मतलब आप समझते हो, यदि एक ने 0 रुपीज़ दिए तो दूसरा पूरे की पूरे 100 रुपये देगा, है ना। यदि इसने 10 रुपये दिए तो वो 90 रुपये देगा, इसने 20 दिए तो वो 80 देगा, इसने 1 रुपये दिए तो वो 99 देगा, 2 रुपये दिए तो 98 देगा, है ना। इस तरह के सॉल्यूशन आएंगे तो देख के पता चल रहा है आपको। पर बेटा यदि 1 रुपये पे 99, 2 पे 98, 3 पे 97 करोगे तो ग्राफ प्लॉट करने में दिक्कत जाएगी। तो वैल्यूज़ कैसे लें, 10 रुपीज़, 20 रुपीज़, 30 रुपीज़, दिस काइंड ऑफ। तो ग्राफ प्लॉटिंग के बारे में सोचना पड़ता है। जब ग्राफ प्लॉट करना है तो सॉल्यूशन सोच समझ के, ग्राफ नहीं प्लॉट करना है, सिर्फ सॉल्यूशन निकालना है तो कुछ भी लिख दो चलेगा। पर जब सॉल्यूशन का ग्राफ प्लॉट करना है तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाट वैल्यूज़ यू आर टेकिंग। तो जैसे आपने ले लिया फर्स्ट x इक्वल टू 0, तो y क्या आ गया 100। सेकेंड में हमने x को ले लिया 10, तो आप चाहो तो इस इक्वेशन को ऐसा भी लिख सकते हो, y इक्वल टू 100 माइनस x। तो x 10 लिया तो y क्या हो गया 100 माइनस 10, 100 माइनस 10 इज़ 90। फिर आपने x की वैल्यू ले ली सपोज 20, तो y क्या होगा 100 माइनस 20, 100 माइनस 20 80। 3 सॉल्यूशन आ गए मेरे, हाँ 0 100, 10 90 और 20 80।
अब आपको इसको प्लॉट करना है। इसको प्लॉट करना है तो लेट्स टेक द ग्राफ पेपर। अब हमारी वैल्यूज़ हमें क्या लेनी है, 1 2 3 4 नहीं चाहिए, हमें वैल्यूज़ कैसी चाहिए, 100 वाली। हाँ, आई कैन चेंज दिस लाइक दिस। मुझे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही प्लॉट करना है, तो मैंने इसको इस तरह से रोटेट कर लिया। ये इस तरह से कर लिया। अभी भी वैल्यूज़ जो हैं मेरी अब आई है 38 तक, तो मुझे तो 100 चाहिए। 100 चाहिए, मतलब आई कैन टेक दिस एज 0। अभी इस पे लिखना हो तो हाउ कैन आई राइट 1 2 3 0। एंटर कहाँ गया ये, पता नहीं। ओके, वो मैं एडजस्ट कर दूँगी। हाँ, कि मेरे को स्केल, अब आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप स्केल कैसे सिलेक्ट करते हो। ठीक, तो हमारे जो पॉइंट्स हैं अभी हम उसको प्लॉट करते हैं। तो हमारे पॉइंट क्या है, 0 पर 100। मैं 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 ले लूँ तो 25 ज़ा 100, तो एक सॉल्यूशन ये आएगा। दूसरा सॉल्यूशन आपका क्या आएगा, 20, 0। यदि उसने 0 रुपीज़ दिए दूसरे ने, तो ये 25 ज़ा 100, ये 100 देगा, है ना। अब आप सिंपली दो पॉइंट को ही ज्वाइन कर दो तो भी लाइन बन जाएगी। और ऐसे हमने x = 10 पे ये 90 लिया था, 90 कहाँ आएगा, 18 यहाँ पर आएगा। अब हम इनको ज्वाइन करके यदि लाइन ड्रॉ करें तो यू कैन सी कि ये लाइन इस तरह से प्लॉट होगी। दिस इज हाउ द लाइन विल बी ड्रॉन। ठीक, अब हम इसको ले लेते हैं। यस, ठीक है। अब देखो, अब मैं इस पर मुझे क्या करना था एक्चुअली, कि मुझे यहाँ पर लिखना था 5 10 15 20 25 30 35 40। और ये थोड़ा लिखने में कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, तो पता है हम क्या करते हैं, हम इसको लिख देते यहाँ पर सीधे 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। सिमिलरली यहाँ भी 10 20 30 40 50 60 70 80 90 एंड 100। ये हमारा आ गया। और ये पॉइंट क्या है, 0 x 0 है, y 100 है, यहाँ पर x 100 है, y 0 है। और इसके ऊपर इक्वेशन क्या आ गई, x + y = 100। x क्या था, कंट्रीब्यूशन ऑफ यामिनी, और ये आएगा कंट्रीब्यूशन ऑफ फातिमा इन रुपीज़। यहाँ भी आएगा इन रुपीज़, दोनों ने रुपीज़ में कंट्रीब्यूशन किया है। दिस इज़ हाउ इट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय ग्राफ। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इस तरह से ग्राफ प्लॉट करना है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि इन कंट्रीज़ लाइक USA एंड कैनेडा टेम्परेचर मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट, वेयर्स इन कंट्रीज़ लाइक इंडिया इट इज़ मेजर्ड इन सेल्सियस। ऐसा लिखा है इन्होंने, पर आपको भी पता है कि इंडिया में भी हम फ़ारेनहाइट में मेज़र करते हैं। फ़ारेनहाइट में क्या मेज़र करते हैं, बुखार, है ना। अपन थर्मामीटर से जो टेम्परेचर मेज़र करते हैं, हम क्या बोलते हैं, हमको 100 फीवर आ गया। आपको पता हो तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर 98.4 फ़ारेनहाइट है। फ़ारेनहाइट में इट इज़ 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, 4 या 6, 98.6 है ना, 98.6 हाँ डिग्री फ़ारेनहाइट आपका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है। इससे ज़्यादा हो तो हम बोलते हैं फीवर है ना। कम तो होता नहीं, जनरली कम होता है तो चलता है, पर इससे ज़्यादा हो तो हम कहते हैं कि हमें फीवर है। 99 100 102, और ये आप इसको सेंटीग्रेड में कर दोगे तो 37.4 आता है शायद। हाँ, वो भी देख लेंगे कि क्या आता है। वही कन्वर्शन का ही आपका रिलेशन दिया है आपको कि फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस या सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो यू हैव दिस रिलेशन कि फ़ारेनहाइट = 9/5 टाइम्स सेल्सियस + 32।
दिस इज़ अ लीनियर इक्वेशन कनेक्टिंग एफ एंड सी, जो सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में कन्वर्शन बता रही है आपको। कि भाई यदि कहीं के डॉक्टर को सेंटीग्रेड में ही समझ में आए कि बुखार कितना है, तो आप इससे कन्वर्ट करके उनको सेंटीग्रेड में बता सकते हो। फ़ारेनहाइट में कैलकुलेट करना चाहते हो तो फ़ारेनहाइट में बता सकते हो। ठीक है, यदि आपको रिलेशन पता हो तो। अब इससे सबसे पहले तो उन्होंने क्या बोला है कि इसका ग्राफ प्लॉट करो। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन अबव यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस। दे हैव मेंशन्ड सेल्सियस कहाँ पे लेना है, सी रिप्रेजेंट करना है एक्स एक्सिस पे, फ़ारेनहाइट रिप्रेजेंट करना है आपको वाई एक्सिस पे। ठीक है, सेकेंड पार्ट में बोला है कि इफ द टेम्परेचर इज मेजर्स 30 डिग्री सेंटीग्रेड, व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। यदि सेल्सियस में 30 डिग्री है तो फ़ारेनहाइट में कितना है। तो बेटा हम क्या कर सकते हैं, ग्राफ से तो अलग तरह से, यदि सिर्फ इक्वेशन से करना हो तो हमें क्या बोला है, सी तो है 30, व्हाट इज़ द वैल्यू इन फ़ारेनहाइट, तो हम यहाँ रख दें। तो F इक्वल टू 9/5 टाइम्स सी इज़ 30 प्लस 32, तो 5 6 ज़ा 30, 9 6 ज़ा 54, 54 प्लस 32 इज़ 86 डिग्री। तो सेल्सियस में जो 30 डिग्री सेल्सियस है वो फ़ारेनहाइट में कितना हो गया, 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। हाँ, तो आपका आंसर क्या आ गया, 86 डिग्री। अब यदि आप ग्राफ प्लॉट करते हैं, यदि आप इसका ग्राफ प्लॉट करोगे जैसा भी जाएगा, यदि सेल्सियस है फ़ारेनहाइट है, तो सेल्सियस में जहाँ 30 है उसके कॉरस्पॉन्डिंग एफ़ की वैल्यू क्या आएगी, 86। ये मतलब हुआ कि हम 30 डिग्री सेल्सियस पे ग्राफ पे लाइन बनाएं, जहाँ पे इंटरसेक्ट कर जाए उसके कॉरस्पॉन्डिंग वाई एक्सिस पे चले जाएं, तो वहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगी फ़ारेनहाइट में। ठीक है, एक कंसेप्ट। दूसरे में हमको क्या बोला है कि इफ़ द टेम्परेचर इज़ 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन सेल्सियस, कि फ़ारेनहाइट में 95 है तो सेल्सियस में क्या होगा। तो रिलेशन क्या है, F इक्वल टू 9/5C प्लस 32। तो फ़ारेनहाइट में हमें गिवन है 95, तो हम इसकी जगह 95 रख दें, तो इक्वल टू ये होगा 9/5C प्लस 32। नाउ यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट C। तो बेटा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बन गई। आपको पता है आपको C को आइसोलेट करना है, तो पहले प्लस माइनस में जो है वो इधर उधर जाएगा, तो पहले 32 इधर ट्रांसपोज होगा, तो ये 95 माइनस 32 इक्वल टू क्या बचेगा, 9/5 टाइम्स C, है ना। तो 95 में से 32 माइनस किया तो 63 आया। अब ये 9/5 है, इसको क्रॉस में भेजेंगे तो 5 न्यूमरेटर में, 9 कहाँ आ जाएगा डिनोमिनेटर में, इक्वल टू C। 9 7 ज़ा 63, 7 5 ज़ा 35। तो आपका सेल्सियस में क्या आ गया, 35 डिग्री सेल्सियस। आजकल तो क्या होता है मोबाइल में आपके होता है फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस कन्वर्टर, आप एकदम इजीली कर सकते हो, पर पहले के टाइम पे सब चीज़ें इतना हैंडी नहीं थी। देन यू आर रिक्वायर्ड टू यूज दिस फॉर्मूला टू कैलकुलेट दिस कन्वर्शन, है ना, आपको ज़रूरत पड़ती थी इन चीज़ों की। ठीक है, क्लियर। तो फ़ारेनहाइट में यदि 95 डिग्री है तो सेल्सियस में 35 डिग्री है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ये खुद भी सिर्फ पार्ट्स जो हैं ये भी एग्जाम में आ जाते हैं, इसलिए मैं पहले पार्ट्स करा रही हूँ कि इफ़ द टेम्परेचर इज़ 0 डिग्री सेल्सियस, सेल्सियस में टेम्परेचर 0 डिग्री है तो फ़ारेनहाइट में कितना है, मतलब हम सेल्सियस में क्या रख दें, 0, तो F इक्वल टू 9/5 इंटू 0 प्लस 32। तो 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग इज गोइंग टू 0, 0 प्लस एनीथिंग इज एनीथिंग। तो आपका आंसर क्या आ गया, 0 प्लस 32, 0 प्लस 32 क्या आ गया, 32। तो फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री और सेंटीग्रेड में 0, 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। इससे हमको ये पता चल रहा है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड जिस पे अपन कहते हैं बर्फ़ जमती है ना, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड क्या है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है। ठीक, अब फ़ारेनहाइट में तो 32 डिग्री है, तो टेम्परेचर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, तो सेल्सियस में क्या होगा, तो सेल्सियस में क्या होगा, तो हम फ़ारेनहाइट में 0 रख दें, तो हम यहाँ पर 0 रखेंगे तो ये 0 हो गया, तो पहले ये 32 उधर जाएगा, 32 उधर गया तो क्या हो गया, 9/5C इक्वल टू 0 माइनस 32 हो गया। तो C की वैल्यू क्या हो गई, -32 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइडेड बाय 9, ये वैल्यू हो गई। तो ये वैल्यू कैलकुलेट कर लो, 32 5 ज़ा -160 डिवाइडेड बाय 9 सेंटीग्रेड में, तो ये क्या हो गया,
70, 9 7 ज़ा 63, 63 बचेगा 7, फिर 9 7 ज़ा 63, फिर 7 तो 117.7 बार करेक्ट है। 16 17 9 ज़ा 153 होता है करेक्ट है, 17.7 बार समथिंग। ठीक है, तो ये आपका टेम्परेचर आ गया 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू -17.7 डिग्री सेल्सियस। और लास्ट पार्ट जो है इसका वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसमें बोल रहा है कि भाई आपने देखा कि इसका 0 इसके फ़ारेनहाइट में कुछ और है, फ़ारेनहाइट का 0 सेल्सियस में कुछ और है, तो क्या ऐसा भी कोई टेम्परेचर है क्या जो दोनों बराबर हो दोनों स्केल में, कि हम बोले भाई इस पर भी वही है उस पर भी वही है? इज देयर एनी टेम्परेचर विच इज़ न्यूमेरिकली इक्वल द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस? यदि है तो बताओ क्या है वो। हाँ, ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों में इक्वल है? हाँ, तो हम क्या करें, हमको क्या बोल रहा है, दोनों में इक्वल है, तो हमने मान लिया कि लेट x इक्वल टू एफ इक्वल टू सी, कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में जो वैल्यू इक्वल है वो x है। तो हम यहाँ पर दोनों जगह पे f और c की जगह क्या लिख देंगे, x। तो ये इक्वेशन क्या बन गई, x इक्वल टू 9/5x प्लस 32, ये बन गई। तो अब हम इनको इधर उधर ट्रांसपोज कर दें, x इधर 32 इधर, 32 इधर आएगा -32, ये 9/5x माइनस x होगा। और आप पता है चाहो तो आप 5 से सीधे मल्टीप्लाई कर सकते हो इस स्टेप में, कि 5 का एलसीएम लोगे तो 5 इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये 5 इधर चला जाएगा, जो हम इधर अब करेंगे तो 9x माइनस 5x अपॉन का 5 इधर जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, ये स्टेप वहाँ भी कर सकते थे। तो 32 5 ज़ा माइनस 160 इक्वल टू 9 माइनस 5 4x, 4 4 ज़ा 60, हाँ 16 और 0, और साइन क्या है माइनस, तो x इक्वल टू क्या आ गया -40 डिग्री। तो -40 डिग्री सेल्सियस और -40 डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों आपस में क्या है, इक्वल। द ओनली टेम्परेचर जो दोनों स्केल पे सेम है वो क्या है, -40 डिग्री सेल्सियस एंड -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। आप चाहें तो एक बार इसमें इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके देख लें कि हमने यदि सेल्सियस की जगह मैंने -40 रखा तो 9/5 इंटू -40 प्लस 32 एज इट इज़, 8 5 ज़ा 40, 9 8 ज़ा 72, साइन नेगेटिव, -72 प्लस 32, आंसर क्या आ गया -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। हाँ, मैंने सेल्सियस को -40 लिया था, फ़ारेनहाइट -40 आ गया। मैं फ़ारेनहाइट में -40 लेती तो सेल्सियस में -40 आ जाता। तो ये पार्ट का आंसर भी याद रखना, 1 मार्क के क्वेश्चन में डायरेक्ट लिखने को आ जाता है कि कौन सा टेम्परेचर दोनों पे इक्वल है। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना काफ़ी है। इसका जो एक पार्ट बचा है कौन सा, फर्स्ट, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे ये। और इसके बाद फिर बड़ा इजी सा कंसेप्ट है लीनियर इक्वेशन इन विथ x0 या y0, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन इन वन वेरिएबल। तो ये पार्ट प्लस लास्ट एक्सरसाइज वी विल फिनिश इन नेक्स्ट क्लास। ठीक है, तो इसको आप ट्राई कीजिएगा कि सॉल्यूशन कैसे लोगे। मैंने ऐसे आपको सिखाया है, क्या सिखाया है, डिनोमिनेटर में 5 है तो हम इसके मल्टीप्लिकेशन में c की वैल्यू क्या लें, 5 के मल्टीपल्स, ताकि 5 5 कैंसिल होता जाए और वैल्यूज़ ढंग की आती जाए। ठीक है, तो इसको ट्राई कीजिएगा, बाकी के ग्राफ्स बना करके सेंड कीजिएगा। थैंक यू।